गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो मिशन प्रेरणा द्वारा बनाए गए आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित है। इस वीडियो में आधारशिला मॉड्यूल के विषय में बताया जाएगा, जो कि शिक्षक हस्त पुस्तिका है। इस आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं, यानी इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल के 6 भागों का मैं अलग अलग 6 वीडियो बनाऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि बेसिक शिक्षा के लिए आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसलिए हम सबको अभी से सजग हो जाना ज़रूरी है। और इन तीनों मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह के आधार पर हमें अपने अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करना है और बच्चों की दक्षताओं का आकलन करना है। तो ये आधारशिला मॉड्यूल है। अब आता है भाग 1। आधारशिला मॉड्यूल का ये है भाग 1। इसके अंतर्गत जो बिंदु बताए जाएंगे, पहला बिंदु है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। दूसरा, आधारशिला हस्त पुस्तिका का उपयोग कैसे करें। इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण, हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन, इसके बारे में बताया गया है। फिर तीसरा है आधारभूत सीखना और सिखाना। चौथा, सीखना सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करें, या प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित करना है। और संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम बेहतर शिक्षण योजना। ये इतने बिंदु भाग 1 के अंतर्गत बताए जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला बिंदु है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। पहले है समझ। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना एक निश्चित समय अवधि में सीख लेना चाहिए वह नहीं सीख पा रहे हैं। आप सहमत होंगे कि बहुत कम बच्चे हैं जो कुछ सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं। बच्चों की न सीख पाने की यह कमजोरी उन्हें आगे की कक्षाओं में और अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे विषय वस्तु का विस्तार और उसकी गूढ़ता उनके लिए समस्या बनती जाती है। अगर हम गहराई से विचार करें तो यह पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से न होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना दुरूह हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्नांकित प्रकार के मौके मिलने चाहिए। सुनने या बोलने के मौके, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर, कल्पनाशीलता या सृजनात्मकता के अवसर, रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके, अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के अवसर, चीज़ों को अपने रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीज़ें बनाने व गढ़ने के मौके, समूह में खेलने वाले कार्य के मौके। यदि इससे अधिक गहनता से विश्लेषित करें तो यह पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके हम केवल 2 विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है भाषा, अर्ली लिटरेसी। दूसरा है गणित, अर्ली न्यूमेरेसी। इन 2 विषय क्षेत्रों में अधिक सक्रियता के साथ सीखने सिखाने की रणनीतियों का निर्धारण कर कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करें तो बच्चों की भाषा और गणित विषय में नींव मजबूत होगी और आगे का सीखना आसान होगा। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है।
बच्चों के लिए स्वाभाविक सतत एवं उचित विकास के लिए मूल आधार भाषा विकास एवं गणित दक्षता विकास ही है। और नंबर आता है भाषा विकास का। सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास की बात करते हैं, जो इस रूप में है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यहाँ एक समझ अत्यंत आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। आगे है, यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करेगी। दूसरा है गणितीय दक्षता विकास। हमने अपनी कक्षाओं एवं घर परिवार में देखा होगा कि बच्चे गिनती सुना लेते हैं, लेकिन जब उनसे किसी संख्या में वस्तुओं के होने के एहसास की बात करते हैं तो वह उसे स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते, अर्थात उन्हें संख्या बोध उचित प्रकार से नहीं होता है। इसी प्रकार यदि 59 एवं 69, 79, 89 बहुत से बच्चे अंतर नहीं कर पाते। क्या आपको नहीं लगता कि दैनिक जीवन से जुड़ी यह सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं: संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। इन विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास किया जाए तो क्रमशः आगे का सीखना आसान होगा। यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि यदि संख्या पूर्ण अवधारणाएं गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक, संगति, समूहीकरण, वर्गीकरण, पैटर्न बनाने संबंधी कार्य कराते हैं तो संख्या बोध और संक्रियाओं को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आता है, अगर हम मूलभूत भाषाई और गणितीय दक्षता के विकास से होने वाली परिवर्तन एवं प्रभाव की बात करें तो इसे निम्नलिखित 3 रूपों में समझ सकते हैं: क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा या फिर किस प्रकार दिखेगा। अब आता है, भाषा की दृष्टि से अगर इस पर विचार करें तो यह पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देशों को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, फिर अपनी बात को उचित प्रकार से बेझिझक कह पा रहे होंगे। उचित प्रकार से सुनने और बोलने की क्षमता बढ़ जाने पर बच्चे पढ़ने और लिखने में भी दक्ष हो सकेंगे, पढ़ी गई सामग्री का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, अपने आसपास परिवेश में स्थित सामग्रियों, वस्तुओं में अलग अलग पैटर्न को समझकर उसका उपयोग जरूरत के अनुसार कर सकेंगे, सटीक अनुमान लगाकर उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ का अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आगे की विषय वस्तु को समझने में उपयोग कर पाएंगे। फिर आता है, ज्यामितीय आकृतियों को अपने आसपास देख सकेंगे और उनका अपने व्यवहारिक जीवन में जगह की समझ एवं व्यवस्था के रूप में उपयोग कर सकेंगे, मापन संबंधी जानकारियाँ हो सकेंगी, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होने के साथ अमूर्त नियमों और सिद्धांतों की समझ भी होगी। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित होंगे। पहला बच्चों के परिप्रेक्ष्य में है, भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी, अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार एवं नींव का काम करेगी, विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, मानवीय मूल्यों जैसे यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावात्मक और क्रियात्मक विकास होगा। और शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या है, भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे, गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे, विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब आता है, आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करें। किसी भी स्कूल में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षक सदैव इन 5 सवालों से जूझते रहते हैं। मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वह ठीक है, और 5वां है, मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसे मदद मिलेगी। पहले 3 सवालों पर अस्पष्टता होने से शिक्षकों के मन में किसी भी नवाचार की स्वीकार्यता आती है।
और वह स्वप्रेरणा से सीखी गई बातों को अपनी कक्षा में लागू करते हैं। अगले 2 सवालों का उत्तर लगातार मिलते रहना और समय समय पर मिलने वाले सहयोग से उनके काम में निरंतर सुधार आता है, जिससे शिक्षकों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों के सीखने की गति और स्तर दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आता है आधारशिला में क्या। आधारशिला हस्तपुस्तिका शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई है, अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्शिका है जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस हस्तपुस्तिका के 6 भाग हैं। पहला भाग 1 जो बताया गया है, इस भाग आधारशिला हस्तपुस्तिका का सर्वोत्तम भाग है। कैसे करेंगे के साथ फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में बताया गया है। दूसरा, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा का विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना आदि के बारे में बताया गया है। तीसरा, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के बारे में बताया गया है। चौथा, इस भाग में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम तथा उनके संप्राप्त संबंधी कक्षा शिक्षण गतिविधियों एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। 5, इस भाग में आरंभिक स्तर पर समानता आकलन मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। और छठा है, प्रशिष्ट के अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से शिक्षण संदर्शिका का विकास किया गया है। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग समय साप्ताहिक विवरण का उल्लेख किया गया है। अब आता है उपयोग कैसे करें। इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्त के लिए किया गया है। इसके विकास में कई शिक्षक साथियों के सुझावों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। हस्तपुस्तिका के प्रभावी उपयोग के लिए कुछ सुझाव निम्नोक्त हैं दिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम, शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्यों एवं उनसे संबंधित संकेतों को पढ़कर प्रलक्ष्य निर्धारित करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। सत्र के प्रारंभ में नंबर 2 है, माह अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित होगी। अब आता है आधारशिला हस्तपुस्तिका को पढ़ना एवं शिक्षण विधियों की समझ बनाना। इसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है, विषयों के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना। अब मैं इस वीडियो में आगे मुख्य बिंदु को ही पढ़ूंगा, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए भी असुविधा होगी इसे देखने में, इसे सुनने में। तीसरा है, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को समझना। फिर है, शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना। यहाँ दिया गया है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह की सभी शिक्षक पुस्तिकाएँ परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। आधारशिला में दिया गया ERAC अनुभव चिंतन प्रयोग निष्कर्ष का सिद्धांत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र, टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत, रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। वस्तुतः दोनों कक्षा शिक्षण के दौरान की प्रक्रियाएँ हैं जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्रियाशील रहने की आवश्यकता पर बल देती हैं। हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करें। अब 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करें, इसमें बताया गया है। आगे है, अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारते रहना है। मदद के बिंदुओं की पहचान और निराकरण। फिर नंबर आता है लर्निंग आउटकम का। इसमें बताया गया है लर्निंग आउटकम के बारे में कि किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं तथा साथ ही कक्षा के बाहर अनेक शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम परिणाम या सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला,
केंद्रीय लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम्स व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्रिक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम को जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार के दृष्टि से विकसित किए गए हैं। और नंबर 3 है नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स निहित होते हैं जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। लर्निंग आउटकम के इस वर्गीकरण को भाषा एवं गणित के निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है। ये तालिका यहाँ बनाई गई है, आप इसे देख सकते हैं। केंद्रीय लर्निंग आउटकम का एक उदाहरण है, केंद्रीय लर्निंग आउटकम का एक उदाहरण गणित का, भाषा और गणित का दोनों का अलग अलग उदाहरण दिया गया है। नीचे एक नोट लिखा गया है। अब है लक्ष्य एवं आकलन संकेतक, गोल्स एंड असेसमेंट इंडिकेटर्स। कक्षा 1 या 2 भाषा का है सुनना, इसका जो लक्ष्य एवं आकलन संकेतक है, ये इंडिकेटर लक्ष्य क्या है, उसका संकेतक क्या है, ये दिया गया है इस तालिका में। अब है लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 1-2 भाषा। बोलना का, पहला सुनना का हुआ, ये बोलना का है भाषा का। अब आता है लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 1-2 भाषा पढ़ना। अब है लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 1-2 भाषा लिखना, इसका लक्ष्य और आकलन संकेतक दिया गया है। अब लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 3 भाषा है, उसकी तालिका दी गई है, क्या गोल है उसके, क्या आकलन संकेतक है। ये कक्षा 4 का है। इसमें बिंदुवार सब बताए गए हैं। अब आता है लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 5 भाषा। इसी प्रकार लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 1 गणित, भाषा का ऊपर हुआ, अभी नंबर आता है गणित का। इसी प्रकार गणित का भी लक्ष्य और आकलन संकेतक बनाया गया है कक्षावार। एक है कक्षा 1 का, ये है कक्षा 2 का गणित, लक्ष्य एवं आकलन संकेतक तालिका। अब है कक्षा 3 गणित। कक्षा 4 गणित का है लक्ष्य एवं आकलन संकेतक तालिका। अब नंबर आता है कक्षा 5 गणित का, इसका भी लक्ष्य एवं आकलन संकेतक तालिका बनाया गया है, बिंदुवार इसे बताया गया है। तो इस प्रकार लक्ष्य एवं आकलन संकेतक विषय भाषा और गणित का कक्षा 1 से 5 तक बताया गया। अब ये है 50 कार्य दिवस फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी, जो कि दैनिक समय सारणी है, इसे आप देख लीजिए। प्रथम वादन 90 मिनट का होगा, इसमें प्रातःकालीन सत्र 30 मिनट का होगा। ये कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा होगी। 30 मिनट का मध्यावकाश होगा और द्वितीय वादन 90 मिनट का होगा। शामकालीन सत्र 30 मिनट का होगा, जिसमें खेलकूद, व्यायाम, हिंदी सुलेख, श्रुतलेख, संगीत आदि क्रियाएं करवाई जाएंगी।
ये है फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना, भाषा कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा। इसमें 3 कॉलम बने हैं। अवधि कक्षा शिक्षण के लिए लर्निंग चयनित लर्निंग आउटकम, विषय वस्तु और लक्ष्य क्या होगा। इसमें प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, कब से कब तक कितने दिन का है, सब इसमें बताया गया है। चतुर्थ सप्ताह, पंचम सप्ताह, अष्टम सप्ताह और सप्तम सप्ताह, ये सब बताया गया है इस फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में। अब ये है फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना गणित कक्षा 1-2 की। वो भाषा का था, ये गणित का है। सम्मिलित कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा, इसमें भी उसी तरह बताया गया है कि किस सप्ताह किस दिन क्या करना है। कुल 7 सप्ताह में ये भी बांटा गया है। अब आता है आधारभूत सीखना और सिखाना, फाउंडेशन लर्निंग। इसमें दिया गया शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस उम्र में उनमें सीखने की असीमित क्षमता होती है। अपने आसपास परिवेश, मानवीय व्यवहारों तथा अपने साथियों के साथ खेलते या कोई कार्य करते हुए निरंतर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों के सीखने की यह गति और क्षमता हमारे स्कूलों में बनी रहे, आगे बढ़ती रहे, इसलिए उनमें शुरुआती कक्षाओं से ही कुछ विशेष प्रकार के समझ और कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। ये सीखने की गति का एक ग्राफ बनाया गया है, किस वर्ष से चालू होता है, किस वर्ष तक जाता है, इसके बाद एक निश्चित पर ये रुक जाता है, निश्चित आयु पर। भावनात्मक जुड़ाव सबसे अहम पहलू। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूल में दाखिला लेने वाले हर बच्चे को पहले ही दिन से यह एहसास मिलता रहे कि स्कूल उसके लिए बहुत ही आनंददायी जगह है। यहाँ उसके अपने जैसे लोग हैं, जहाँ वह अपने मन की कह सकता है, नए दोस्त बना सकता है, दोस्तों के साथ खेल सकता है। बच्चों में यह एहसास जगाने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान उनको निम्नलिखित प्रकार के मौके और माहौल मिलना जरूरी है। अपनी भाषा में बोलने का, समूह में खेलने वाले कार्यों में अभ्यास के अवसर, चीज़ों को अपनी रुचि पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने आदि का रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के अवसर मिलने चाहिए। भाषाई कौशल का विकास। छोटे बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया को ध्यान में से देखें तो आप पाएंगे कि वह किसी वस्तु के साथ खेलते हुए या उसको उलटते पुलटते हुए कुछ बोल रहे हैं। वास्तव में वही वस्तु या उसके साथ की जा रही क्रिया के साथ शब्दों का मेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये है गणितीय कौशल का विकास। ऊपर हुआ भाषा कौशल का विकास, ये गणित कौशल का विकास। तो इसमें स्कूल आने के पहले तक बच्चे ऐसे बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं जिनमें गिनने, मिलाने, निकालने जैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसको ध्यान रखकर हमें शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संख्या के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। गणित शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। अब आता है सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण। इसके अंतर्गत बताए गए हैं इस बिंदु की व्याख्या। सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण, इस बिंदु के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। इसे आप पढ़ सकते हैं। अब आता है मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है। इस बिंदु के अंतर्गत इस बिंदु की व्याख्या की गई है कि मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है। चरणबद्ध सीखने के तरीके। यहाँ चरणबद्ध सीखने के तरीके बताए गए हैं।
सीखना हमारे अंदर होता है, यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है इसमें लेन देन जैसी कोई बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में सिखाना और ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होते हैं। सीखना स्वयं से होता है, हम अपने ही अनुभव का क्रमिक विश्लेषण करते हुए सीखते हैं। हमारे मस्तिष्क में सीखना इन चरणों पर आधारित है: एक्सपीरियंस अनुभव, रिफ्लेक्शन चिंतन और विश्लेषण, एप्लीकेशन अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन निष्कर्ष समेटना। किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना अनुभव है। किए गए कार्यों के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, विभिन्न प्रकार के सवाल परिस्थितियों के माध्यम से ये चिंतन और विश्लेषण है। अनुप्रयोग स्वयं करना, प्रयोग अभ्यास विभिन्न तरीकों से, निष्कर्ष और समेटना इसका है नतीजे निकालना और सीखना। आगे है सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखने का यहाँ एक चक्र बनाया गया है। सीखना सीधी रेखा में नहीं होता। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को इस चक्र से समझा जा सकता है जो कि उम्र के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि एक स्तर का निष्कर्ष आने पर सीखना रुक जाता है, बल्कि यह अगले स्तर के अनुभव और विश्लेषण की ओर बढ़ता रहता है। सीखने वाले के इन ज्ञान कौशलों का दायरा विस्तृत होता है। यहाँ सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसका एक चक्र बनाया गया है, यहाँ दिखाया गया है। एक्सपीरियंस लर्निंग को बीच में दिखाया गया है, इसका चक्र बनाया गया है। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन, यानी अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष या समेटना। अब नंबर आता है बच्चे और सीखना। बच्चे कैसे सीखेंगे? अपने बचपन के दिनों को याद करें। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किन कामों में आता था? बच्चे अपने घर परिवार में अपने बड़ों को देख सुनकर उनके साथ मिलजुल कर बहुत कुछ सीखते रहते हैं। इसके अलावा उनको अपने साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। वे भूख प्यास भूलकर ऐसे खेलों में घंटों मग्न रहते हैं। बच्चे घर परिवार के वातावरण और अपने खेलों के माध्यम से अधिक सीखते हैं क्योंकि उनमें कई गुणों स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं, जैसे कि सरलता, सहजता और आनंददायी वातावरण उनके अंदर होता है। आपसी सहयोग, समूह के साथ कार्य, सबकी भागीदारी, चुनौती और जीतने की इच्छा होती है। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव प्राप्त करते हैं। स्व अनुशासन एवं स्वयं के नियम का निर्धारण करते हैं। गलतियां और सुधार के मौके उनको मिलते रहते हैं। अनजाने एवं व्यवहारपरक रूप में सीखना अस्थायी होता है। और है व्यापकता, मौके और संभावना। बच्चों को खेलों में सीखने के व्यापक और विविध मौके होते हैं। वहाँ कोई पीछे नहीं छूटता, हर कोई अपना महत्व प्रदर्शन करता है। क्या है गतिविधि? यहाँ गतिविधि के बारे में बताया गया है। कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना है और ये गुण गतिविधि आधारित शिक्षण में सन्निहित होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गतिविधियाँ शिक्षक का कार्य आसान बनाती हैं। अपने चारों ओर ध्यान से देखें कितने आयत हैं, 10, 20, 50, 100 या इससे भी ज़्यादा। अगर आपको कहा जाए कि आप अपने नाम के पहले अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें, 2 मिनट में कितने शब्द लिख पाएंगे? ये गतिविधि है। तो इस प्रकार से हम गतिविधि करा सकते हैं बच्चों से भी। फिर है सीखने का चरण। गतिविधियाँ केवल आनंद के लिए नहीं होती, उनको इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह सीखने के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम की ओर बच्चों को सहायता के साथ ले जाएं। सीखने की किसी भी गतिविधि में 4 चरण होते हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क में घटित होने वाले सीखने की प्रक्रिया को आधार पर सोचे गए हैं। गतिविधि के दौरान बच्चे चिंतन के लिए बाध्य हों। इसके लिए बच्चों से खुले सवाल पूछे जाएं और उन पर चर्चा हो। लर्निंग आउटकम से जुड़ाव करते हुए विश्लेषण हो। बच्चे स्वयं विविध तरीकों से बार बार अनुप्रयोग करें तथा स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचें। इसका चरण यहाँ बताया गया है। गतिविधि के चरण: अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग, समेटना और निष्कर्ष निकालना, यानी ERAC। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। इसकी गतिविधियों के लक्षण और गुण यहाँ बताए गए हैं। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। गतिविधियों को ऊपर दिए गए चरणबद्ध तरीके से कक्षा में आयोजित करने से सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित होता है। अब है गतिविधि। असंगत शब्दों से वाक्य। 2 बेमेल शब्दों से ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। अनुभव रचना चरण। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 कॉलम बने इस तालिका में, चरण का, क्रिया और गुण का और उदाहरण का। तो ये चरण बताया गया है। अनुभव रचना, क्रिया और गुण लिखे गए हैं, उसका उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार चिंतन और विश्लेषण लिखा गया है, उसका क्रिया और गुण और उदाहरण। अनुप्रयोग लिखा गया है चरण में।
फिर क्रिया और गुण और उदाहरण, फिर लास्ट में है समेटना, निष्कर्ष या सीख। इसका क्रिया और गुण दोहराना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना, फिर उसका उदाहरण दिया गया है। गतिविधि संख्या, यहाँ दूसरी गतिविधि दी गई है संख्या बोझ की। मेरे मन में 1 से 100 के बीच एक संख्या है, पता करें कौन सी। ऐसे सवाल पूछे, इसका उत्तर हाँ या नहीं में आए, ये गतिविधि करानी है हमको। गतिविधि एक लचीला ढांचा है। गतिविधि आधारित शिक्षण लागू करने के मुद्दे पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। हर लर्निंग आउटकम के लिए अलग अलग गतिविधि बनाने में बहुत समय लगता है, फिर शिक्षण के लिए समय कब मिलेगा? तो यह सवाल गतिविधि के बारे में सतही समझ को दर्शाता है। दरअसल गतिविधियाँ एक फॉर्मेट की तरह होती हैं। कुछ निर्धारित प्रारूप के आधार पर हजारों गतिविधियाँ बनाई जा सकती हैं। गतिविधि का बदलाव करते समय ध्यान रखना है कि गतिविधि के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता ना हो। यहाँ एक गतिविधि का ढांचा है, कुछ चीज़ों के नाम बोले जा रहे हैं, किसी खास श्रेणी के नाम पर ताली बजानी है। देखें इस गतिविधि को कितने स्वरूपों में कराया जा सकता है। यहाँ गतिविधि बताई गई है। अब इसे शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। कोई भी गतिविधि चारों चरणों में पूरी की जाए। गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़े हों। इसके चारों चरण जैसे ऊपर बताए गए हैं: अनुभव, चिंतन, विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। इसी के आधार पर हमें गतिविधि बनानी है। यह बदलाव कक्षा की आवश्यकता के अनुसार उनकी शिक्षण विधि में बदलाव कर सकते हैं। यह बदलाव निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है: स्तर और विषय के अनुसार, एकल गतिविधि को छोटे समूह की गतिविधि बनाना, लिखित गतिविधि को मौखिक गतिविधि बनाना, मौखिक गतिविधि को लिखित गतिविधि बनाना। गतिविधियों के प्रकार, यहाँ गतिविधियों के प्रकार के बारे में बताया गया है। गतिविधियों के प्रमुख प्रकार हैं मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित गतिविधियाँ। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं: एकल, छोटे समूह और बड़े समूह, या पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। तो यहाँ पहला है मौखिक गतिविधियाँ। इसमें मौखिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। दूसरा है लिखित गतिविधियाँ। इनके प्रमुख गुण भी बताए गए हैं। तीसरा है सामग्री आधारित गतिविधियाँ। यहाँ सामग्रियों के आधार पर गतिविधि कराई जाती है। इस गतिविधि में फिर चौथा आता है ICT आधारित गतिविधियाँ, जैसे दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह दीक्षा पोर्टल जो है वो ICT आधारित गतिविधि है और कक्षा की पाठ्य पुस्तक में QR कोड दिए गए हैं। शिक्षण के समय उस पाठ का QR कोड स्कैन कर बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। गतिविधि कैसे बनाएं? गतिविधि के बारे में कैसे सोचें? क्या सीखने के लक्ष्य के आधार पर गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए? यहाँ गतिविधि के बारे में सोचने और नई गतिविधि निर्माण के कुछ सुझाव और क्रम दिए गए जा रहे हैं। इनको अपनाकर हम निश्चित रूप से बच्चों के लिए रोचक और सीखने के लक्ष्य को पूरा करने वाली गतिविधियों का निर्माण कर सकेंगे। पहला है वस्तुओं के सहारे, दूसरा है परिस्थितियों के सहारे, साइकिल की दुकान, क्लास में कुत्ता, परिचित गतिविधियों के प्रारूप में नई बनाना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना, पाठ्य पुस्तकों के किसी पाठ में लर्निंग आउटकम का पहचानना और बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण की स्थिति में गतिविधियाँ का चयन एवं प्रयोग कैसे करें। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें? हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए रोचक शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ उपयुक्त वातावरण बहुत जरूरी होता है। सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 पहलुओं पर कार्य करना होगा। पहला है कक्षा प्रबंधन, दूसरा शिक्षण योजना, तीसरा आकलन एवं मूल्यांकन। बच्चे एक जैसी चीज़ों से जल्दी उब जाते हैं, उन्हें विविधता पसंद होती है। इस विविधता को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर न केवल शिक्षण तरीकों और सामग्री के उपयोग बल्कि कक्षा में उनके बैठने की व्यवस्था में भी परिवर्तन करना होगा। पहला है कक्षा प्रबंधन। शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, सामग्री के उपयोग के साथ गतिविधियाँ एवं प्रस्तुतिकरण जैसे विविधतापूर्ण कार्य किए जाते हैं। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था से कई फायदे हैं।
इसमें समय की बचत होती है, सीखने का माहौल बनता है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है, शिक्षक को शिक्षण कार्य में आसानी होती है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होते हैं। अब है कक्षा व्यवस्था का स्वरूप। कक्षा व्यवस्था को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक शिक्षण कार्य के पूर्व व्यवस्था और दूसरा शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा व्यवस्था। इसे एक तालिका के द्वारा समझाया गया है। कार्य, बड़ा समूह, छोटा समूह और एकल। यहाँ तालिका बनाई गई है। कैसी हो भाषा और गणित की कक्षाएं, यहाँ तालिका से समझाया गया है। कक्षा संदर्भ, भाषा की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं और गणित की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं करवानी जाती हैं, जो इसमें दिया गया है। ये क्रियाएं हमें करवानी हैं अपनी अपनी कक्षा में। भाषा और गणित की कक्षाएं अलग अलग अपेक्षित क्रियाएं हैं। अब है संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम बेहतर शिक्षण योजना। इसमें बताया गया है योजना बनाते समय लक्ष्य तय करना। योजना बनाते समय हमें लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, जिससे हमें योजना बनाने में आसानी हो। साप्ताहिक और मासिक योजना बनानी चाहिए हमें। अब है शिक्षण योजना। विषयवार पाठों के शिक्षण को लर्निंग आउटकम से जोड़ते हुए दैनिक शिक्षण योजना में बांटना होगा। शिक्षण योजना में निम्नलिखित बिंदु मुख्य रूप से समाहित होंगे। पाठ को आरंभ करना यानी प्रस्तावना। इसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं कि हमें पाठ योजना कैसे बनाना है। इसका प्रस्तावना बनाना पहला बिंदु है। दूसरा है, और प्रस्तावना के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु रहेंगे वो बताए गए हैं। दूसरा, पाठ का विस्तार, प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियाँ, अभ्यास, अनुप्रयोग के अवसर। इसके अंतर्गत भी कुछ बिंदु बताए गए हैं। अब है तीसरा, आकलन। पढ़ाए गए बिंदु का अभ्यास कार्य के दौरान तथा पाठ के अंत में आकलन हो, ताकि उन बच्चों को और उन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सके। चौथा है, सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की मदद। यहाँ शिक्षण योजना का प्रारूप दिया गया है। जैसा कि आप लोगों के द्वारा कहा भी जा रहा था कि शिक्षण योजना का प्रारूप अगर हो तो आप भेजिए, तो यहाँ ये दिखाया गया है शिक्षण योजना कैसे बनाई जाएगी, जैसा कि हम बीएड या बीटीसी के अपने प्रशिक्षण में बना चुके हैं। उसी तरह यहाँ भी शिक्षण योजना बनाना है। यह लर्निंग आउटकम दिया गया है। प्रकरण, पाठ इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ, ये सब इसमें दिया गया है। कितने कितने मिनट के होंगे, प्रदत्त गृह कार्य, असाइनमेंट और शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। इतने बिंदु इसमें बताए गए। अब अंतिम में है योजना निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें। एक पाठ योजना बनाने से पहले हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसे शिक्षण योजना बनाने का यह कतई मतलब नहीं है कि एक लंबा चौड़ा दस्तावेज तैयार करना, बल्कि यह शिक्षण से पूर्व सोचने का एक तरीका है। हमारे मन में यह योजना शिक्षण प्रवाह जैसी होनी चाहिए। शिक्षण योजना के बारे में सोचते हुए हमें नीचे दी गई बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। पहला है, बच्चों के पूर्व अनुभव क्या है, उनका स्तर क्या है, आगे क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, समय निर्धारण क्या रहेगा, क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, गतिविधियों के प्रकार कैसे रहेंगे, मौखिक, लिखित सामग्री या लिखित और मौखिक गतिविधियों में आपसी सामंजस्य होना चाहिए। गणित में विभिन्न समस्याओं प्रोजेक्ट पर कार्य कराकर समझ बनाने की संभावना, और प्रतिदिन भोजनावकाश के पहले तथा बाद में एक रोचक गतिविधि कराया जाना, जिससे बच्चों को आनंदपूर्वक सीखने का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार यह आधारशिला मॉड्यूल का भाग 1 यहीं पर संपन्न होता है। तो बहुत संक्षिप्त तरीके से हमने यह वीडियो बनाया है मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर। इस वीडियो में अगर आपको इसे पढ़ने में या सुनने में कोई असुविधा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो बनाने में मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ
कमेंट में अपने सुझाव भी दें जिससे मैं और बेहतर कर सकूं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।